कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के मध्य में। दो अमेरिकी खोजकर्ता जॉन लॉयड स्टीफंस और फ्रेडरिक कैदरवुड मध्य अमेरिका के घने वर्षावनों में भटक रहे थे। वे होंडुरास के जंगलों में थे। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वहां मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है, सांप हैं और पुरानी आत्माएं हैं। लेकिन वे नहीं रुके और फिर उन्होंने जो देखा उसने उनकी आंखों पर यकीन करना मुश्किल कर दिया। जंगल की झाड़ियों को काटते ही सामने एक विशाल पत्थर का पिरामिड खड़ा था। यह मिस्र के पिरामिड जैसा नहीं था, यह अलग था। इस पर अजीबोगरीब चेहरे बने थे, सीढ़ियां बनी थीं और एक ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। वे जिस जगह खड़े थे वह था कोपान शहर, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले वीरान हो गया था, लेकिन उसके पत्थर आज भी बोल रहे थे। दुनिया की बाकी महान सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और मिस्र हमेशा बड़ी नदियों के किनारे बसी थीं, क्योंकि नदी का मतलब था पानी, खेती और जीवन। लेकिन माया सभ्यता ने कुदरत के नियमों को चुनौती दी थी। उन्होंने अपना साम्राज्य वहां बसाया जहां कोई बड़ी नदी नहीं थी। मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज का वह इलाका चूना, पत्थर की चट्टानों और घने जंगलों से भरा था। मिट्टी खेती के लिए खराब थी और बारिश का पानी जमीन के अंदर रिस जाता था, जिससे ऊपर पानी नहीं बचता था। तो फिर 1 करोड़ लोगों की यह सभ्यता 3000 साल तक वहां कैसे जिंदा रही? जवाब है कि उन्होंने पाताल लोक का दरवाजा ढूंढ लिया था। माया लोगों ने देखा कि जंगल में जगह जगह जमीन धंसी हुई है और वहां गहरे कुएं बने हुए हैं। इन्हें सेनट्स कहा जाता है। ये कोई साधारण कुएं नहीं थे, ये धरती के नीचे बहने वाली गुप्त नदियों के मुहाने थे। माया लोग मानते थे कि इन सेनट्स के अंदर बारिश का देवता चाक रहता है। वे इन कुओं से पानी पीते थे, लेकिन साथ ही वे इन कुओं में कुछ और भी डालते थे, सोना, जेड पत्थर और कभी कभी इंसानों की बलि। पुरातत्वविदों को इन सेनोट्स की गहराई में हजारों कंकाल मिले हैं। माया लोगों के लिए पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं, बल्कि देवताओं से बात करने का एक खूनी माध्यम था। माया सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके पास पहिया नहीं था, उनके पास लोहा या धातु के औजार नहीं थे और उनके पास घोड़े या बैल जैसे जानवर नहीं थे जो भारी सामान खींच सकें। फिर भी उन्होंने 200 से 200 फीट ऊंचे पिरामिड कैसे बनाए? लाखों टन भारी पत्थरों को मीलों दूर से कैसे लाया गया? उन्होंने हजारों मजदूरों की एक चेन बनाई। वे भारी पत्थरों को अपनी पीठ पर नहीं बल्कि एक पट्टे के जरिए अपने माथे से खींचते थे, जिसे मेकापाल कहते हैं। इससे उनकी गर्दन की मांसपेशियों की पूरी ताकत लगती थी। लोहे की जगह उन्होंने ज्वालामुखी के कांच यानी ऑब्सिडियन का इस्तेमाल किया। यह कांच स्टील से भी ज्यादा धारदार होता है। इससे उन्होंने पत्थरों को मक्खन की तरह काटा। आज हम जब माया खंडरों को देखते हैं तो वे ग्रे रंग के और पुराने लगते हैं, लेकिन 2000 साल पहले यह नजारा कुछ और ही था। माया शहर रंगों से सराबोर थे। सारे पिरामिड चमकदार लाल रंग से रंगे होते थे, क्योंकि लाल रंग खून और जीवन का प्रतीक था। महलों पर नीला और हरा रंग होता था। जंगल के हरे कैनवस के बीच ये लाल पिरामिड मीलों दूर से दिखाई देते थे। लेकिन यह सभ्यता सिर्फ पत्थर और पानी तक सीमित नहीं थी। वे आसमान की तरफ देख रहे थे। बिना दूरबीन के उन्होंने तारों और ग्रहों की ऐसी गणना की जो आज के नासा के कंप्यूटरों को भी चौंका देती है। उन्होंने समय को एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में देखा और उन्होंने एक ऐसी तारीख की भविष्यवाणी की जिसने 21वीं सदी में पूरी दुनिया को डरा दिया था। 21 दिसंबर 2012, याद कीजिए, साल 2012 को पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था। हॉलीवुड फिल्में बन रही थीं, न्यूज चैनल्स चीख रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि माया कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो रहा था। लेकिन क्या सच में माया लोग दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर रहे थे? जवाब है नहीं। यह हमारी 21वीं सदी की गलत फहमी थी। हम समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं, लेकिन माया लोग समय को एक चक्र में देखते थे। उनका मानना था कि इतिहास खुद को दोहराता है। उनका लॉन्ग काउंट कैलेंडर 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्व को शुरू हुआ था। यह 5125 साल का एक महाचक्र था। 21 दिसंबर 2012 को यह चक्र पूरा होकर रिसेट होने वाला था। ठीक वैसे ही जैसे हमारी गाड़ी का ओडोमीटर 99,999 के बाद 0000 पर आ जाता है। उनके लिए यह प्रलय का दिन नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी सभ्यताएं थीं जिन्होंने शून्य का आविष्कार स्वतंत्र रूप से किया था। एक था
हमारा भारत और दूसरी थी माया सभ्यता। जिस समय रोम और यूरोप के लोग मुश्किल रोमन नंबरों में उलझे हुए थे और बड़ी गणनाएं नहीं कर पा रहे थे, उस समय अमेज़न के जंगलों में बैठा एक माया पुजारी करोड़ों अरबों की गणना चुटकियों में कर रहा था। दुनिया 10 के आधार पर गिनती है, लेकिन माया लोग 20 के आधार पर गिनते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाथ की उंगलियों के साथ पैर की उंगलियों को भी गिना। वे शून्य के लिए एक शंख का चिन्ह बनाते थे। उनका यह गणित इतना सटीक था कि वे हजारों साल आगे के ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते थे। माया लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे खगोल शास्त्री भी थे, लेकिन उनकी खगोल विद्या शांति के लिए नहीं, युद्ध के लिए थी। उनके लिए शुक्र ग्रह प्यार का ग्रह नहीं था, वे उसे युद्ध का देवता मानते थे। वे कभी अपनी मर्जी से युद्ध नहीं लड़ते थे, वे रात को आसमान देखते थे। जब शुक्र ग्रह एक खास स्थिति में आता था, तभी राजा अपनी सेना को हमले का आदेश देता था। पुरातत्वविद इसे स्टार वॉर्स कहते हैं। उन्होंने एल कराकोल जैसी वेधशालाएं बनाई। इसकी खिड़कियां ऐसे सेट की गई थीं कि वे शुक्र और सूरज की चाल को ट्रैक कर सकें। बिना किसी टेलीस्कोप के उन्होंने शुक्र ग्रह का जो चक्र निकाला, उसमें और आज के नासा के कंप्यूटर के आंकड़ों में सिर्फ कुछ सेकंड्स का फर्क है। अब चलते हैं मैक्सिको के सबसे मशहूर पिरामिड चिचेन इट्जा के सामने। यह इमारत पत्थर का एक ढेर नहीं, बल्कि एक विशाल कैलेंडर है। इसमें 4 तरफ सीढ़ियां हैं, हर तरफ 91 सीढ़ियां, 91 गुणा 4 यानी 364 सीढ़ियां, और ऊपर का चबूतरा मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां, यानी साल का हर एक दिन एक पत्थर। साल में 2 बार जब सूरज ढलता है तो पिरामिड की सीढ़ियों की परछाई ऐसे गिरती है जैसे एक विशाल सांप ऊपर से नीचे रेंग रहा हो। यह उनके देवता कुकुलकन का प्रतीक था। अगर आप पिरामिड के सामने खड़े होकर ताली बजाएं तो आवाज गूंज कर वापस आती है, लेकिन वह ताली की आवाज नहीं होती, वह आवाज बदल जाती है और एक पक्षी की चहचहाहट जैसी सुनाई देती है। आज के साउंड इंजीनियर्स भी हैरान हैं कि हजारों साल पहले उन्होंने पत्थरों से ऐसी ध्वनिक इंजीनियरिंग कैसे की। माया समाज में सुंदर दिखने का मतलब आज से बिल्कुल अलग और डरावना था। जब बच्चा पैदा होता था तो वे उसके सिर को 2 लकड़ी के पट्टों के बीच कसकर बांध देते थे। इससे बच्चे का सिर पीछे की तरफ लंबा और चपटा हो जाता था। वे चाहते थे कि उनका सिर मक्का के भुट्टे जैसा दिखे, क्योंकि वे मानते थे कि इंसान मक्का से बना है। वे जानबूझकर अपने बच्चों की आंखों के बीच एक मोती लटका देते थे ताकि बच्चा उसे देखते देखते भेंगा हो जाए। उनके लिए यह खूबसूरती की निशानी थी। वे अपने दांतों में छेद करके उनमें जेड जैसे कीमती पत्थर जड़वाते थे। बिना किसी बेहोशी की दवा के यह दर्दनाक काम किया जाता था। 9वीं सदी तक आते आते माया सभ्यता अपने स्वर्ण युग में थी। शहर रंगे हुए थे, पिरामिड चमक रहे थे, बाजार भरे हुए थे, जनसंख्या 1 करोड़ पार कर चुकी थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक टाइम बम पर बैठे हैं। जिस जंगल ने उन्हें पनाह दी थी, अब वे उसी जंगल को खा रहे थे। इतिहास में आपने कई खेल देखे होंगे, लेकिन माया सभ्यता का खेल पोख्ता पोख दुनिया का सबसे अजीब और खूनी खेल था। कल्पना कीजिए, एक संकरा पत्थर का मैदान, दोनों तरफ ऊंची दीवारें हैं, दीवारों पर काफी ऊंचाई पर एक छोटा सा पत्थर का छल्ला लगा है। खिलाड़ियों को एक भारी रबर की गेंद को उस छल्ले के आर पार करना है, लेकिन शर्तें डरावनी थीं कि आप गेंद को हाथ या पैर से नहीं छू सकते। सिर्फ कूल्हे, कोहनी और घुटनों का इस्तेमाल करना है और गेंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। यह रबर की गेंद इतनी भारी होती थी कि अगर पेट पर लग जाए तो इंसान की पसलियां टूट सकती थीं या अंदरूनी मौत हो सकती थी। लेकिन असली डर हारने या जीतने का नहीं था, असली डर था मैच के बाद होने वाले इनाम का। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हारने वाली टीम के कप्तान का सिर काट दिया जाता था, लेकिन कुछ चौंकाने वाली थ्योरीज यह कहती हैं कि माया लोग देवताओं को सबसे बेहतरीन चीज अर्पित करते थे, इसलिए शायद जीतने वाले कप्तान की बलि चढ़ाई जाती थी। यह उनके लिए मोक्ष का रास्ता था। साल 800 एडी माया सभ्यता अपनी आबादी के चरम पर थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। याद है, मैंने बताया था कि उनके शहर लाल और सफेद रंग से चमकते थे। उन पिरामिडों और महलों पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता था वह चूना पत्थर को जलाकर बनता था। पुरातत्वविदों ने एक डरावना गणित निकाला है कि सिर्फ 1 वर्ग मीटर प्लास्टर बनाने के लिए उन्हें 20 पेड़ों को जलाना पड़ता था। सोचिए, हजारों इमारतों को प्लास्टर करने के लिए उन्होंने कितने जंगल जलाए होंगे। माया लोगों ने अनजाने में इकोलॉजिकल सुसाइड कर लिया था।
जंगल कट गए तो जमीन नंगी हो गई, पेड़ नहीं बचे तो वाष्पीकरण कम हो गया और बादल बनने बंद हो गए। जिस चाक देवता को खुश करने के लिए उन्होंने मंदिर बनाए, उन्हीं मंदिरों को बनाने के लिए उन्होंने प्रकृति को मार डाला। प्रकृति ने अपना बदला लिया। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको की चिचांकानाब झील के तल से मिट्टी के सैंपल निकाले हैं। इन सैंपल्स ने एक भयानक सच उगला। 800 एडी से 900 एडी के बीच माया क्षेत्र में बारिश में 70% तक की कमी आ गई थी। यह कोई 1-2 साल का सूखा नहीं था, यह 100 साल तक चलने वाला महासूखा था। सेनोट्स सूखने लगे, फसलें खेतों में ही जल गईं। नहरें, जो उनकी इंजीनियरिंग का चमत्कार थीं, अब धूल के गड्ढे बन गई थीं। जिस मक्का ने उनकी आबादी को इतना बढ़ाया था, अब वही मक्का न होने के कारण लोग भूख से मरने लगे। कुपोषण ने बच्चों की हड्डियों को गला दिया। जब पेट खाली होता है तो धर्म और राजा का डर खत्म हो जाता है। माया राजाओं का दावा था कि वे देवताओं से बात कर सकते हैं और बारिश ला सकते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो जनता का विश्वास टूट गया। शहरों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। टिकल, कालकमुल और प्लेनके जैसे महान शहर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब लड़ाई गौरव के लिए नहीं, बल्कि अनाज के गोदामों को लूटने के लिए हो रही थी। हजारों लाशों को बिना अंतिम संस्कार के खाइयों में फेंक दिया गया। वो महान समाज जो कभी तारों की गणना करता था, अब एक दूसरे का मांस नोचने पर उतारू था। साल 900 एडी, सन्नाटा। एक के बाद एक माया लोगों ने अपने महान शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। वे अपने आलीशान पत्थर के महलों को छोड़कर वापस जंगल में छोटी बस्तियों की तरफ भाग गए, जहां शायद पानी का कोई छोटा स्रोत बचा हो। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, पुजारी ने मंदिर में आग नहीं जलाई, बाजारों में शोर नहीं था। जंगल जिसे उन्होंने काटा था वह वापस लौट आया। पेड़ों की जड़ों ने पिरामिडों को जकड़ लिया, बेलों ने महलों को ढक दिया। दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता सिर्फ 100 साल के अंदर गायब हो गई। लेकिन क्या माया सभ्यता पूरी तरह मर गई? नहीं। शहर वीरान हुए थे, लोग नहीं। वे बिखर गए, छुप गए और जंगल ने उनके रहस्यों को अपनी आगोश में ले लिया। जंगल ने माया सभ्यता को निगल लिया था, लेकिन क्या समुद्र ने भी कुछ छुपा रखा है? आज के बेलिज और यूकाटन के तटों के पास गोताखोरों को पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब संरचनाएं मिली हैं। कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि हजारों साल पहले जब आइस एज खत्म हुआ और समुद्र का स्तर बढ़ा, तो माया सभ्यता के कुछ तटीय शहर पानी में डूब गए थे। बेलिज के समुद्र के बीचों बीच एक विशाल गहरा नीला गोला है। यह 124 मीटर गहरा एक समुद्री गर्त है, जिसे द ग्रेट ब्लू होल कहते हैं। यह माया लोगों के लिए एक पवित्र जगह थी, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह एक किताब है। इसके तल में जमा मिट्टी की जांच से ही उस 100 साल के सूखे का पक्का सबूत मिला था, जिसने इस सभ्यता को खत्म किया। ब्लू होल ने उनके पतन का राज हजारों सालों तक अपने पेट में छुपा कर रखा था। इतिहास की किताबों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि माया लोग गायब हो गए। सच ये है कि वे कहीं नहीं गए। आज भी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में 60 लाख से ज्यादा माया लोग रहते हैं। वे आज भी अपनी पुरानी भाषाएं बोलते हैं। वे आज भी मक्का की खेती उसी पुराने तरीके से करते हैं। भले ही उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया हो, लेकिन उनके चर्चों में आज भी पुराने देवताओं के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। वे अपने महान शहरों के पास ही छोटी बस्तियों में रहते हैं, अपने पूर्वजों के बनाए पिरामिडों को देखते हैं और पर्यटकों को वो कहानियां सुनाते हैं जो पत्थर नहीं बता सकते। उनका डीएनए आज भी जिंदा है। पुरातत्वविदों को यूकाटन प्रायद्वीप के पास गुफाओं की एक विशाल अंडरवाटर भूल भुलैया मिली है, जिसे सैक एक्टून कहते हैं। इन डूबी हुई गुफाओं में 12,000 साल पुराने इंसानी कंकाल और जानवरों की हड्डियां मिली हैं। यह साबित करता है कि माया सभ्यता से भी हजारों साल पहले यहाँ एक और उन्नत समाज रहता था, जो शायद बाढ़ या प्रलय में खत्म हो गया। क्या यही वो खोई हुई दुनिया थी जिसकी कहानियां माया लोग अपने बच्चों को सुनाते थे? शायद माया सभ्यता एक पुरानी राख पर खड़ी हुई नई इमारत थी। 4000 साल का सफर तय करने के बाद आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे पास इंटरनेट है, प्लेन है और स्पेसशिप है, लेकिन क्या हम माया लोगों से ज्यादा समझदार हैं? माया सभ्यता ने हमें 3 चीजें सिखाई जो आज हमारे लिए एक चेतावनी है। पहली, अनियंत्रित जनसंख्या। जब संसाधन कम हो और खाने वाले ज्यादा तो समाज टूट जाता है। दूसरी, पर्यावरण का विनाश। उन्होंने अपने पिरामिडों को रंगने के लिए जंगलों को जला दिया। आज हम अपने शहरों को बनाने के लिए वही कर रहे हैं। तीसरी, क्लाइमेट चेंज। एक छोटा सा मौसम बदलाव पूरी सभ्यता को घुटनों पर ला सकता है। माया खंडरों के ऊपर मंडराते चमगादड़ हमें यह याद दिलाते हैं कि कुदरत हमेशा जीतती है।
अगर हम नहीं संभले तो हमारे कांच और स्टील के शहर भी एक दिन आधुनिक खंडहर बन जाएंगे। कहानी के अंत में हम वापस उसी माया कैलेंडर पर आते हैं। वे कहते थे, समय एक चक्र है, जो पहले हुआ है वो फिर होगा। सभ्यताएं बनेंगी, चरम पर पहुंचेंगी और फिर अपनी ही गलतियों से गिर जाएंगी। 1839 में स्टीफंस और कैदरवुड ने जिस अदृश्य साम्राज्य को खोजा था, वह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था। वह इंसानी जज्बे, गणित की सटीकता और कुदरत के कहर की एक अमर कहानी थी। आज जब आप मैक्सिको के चिचेन इट्जा में खड़े होकर ताली बजाते हैं और वो गूंज वापस आती है, तो वह सिर्फ आवाज नहीं होती, वह 4000 साल पुराने इतिहास की धड़कन होती है, जो कह रही है, हम भी कभी तुम जैसे थे, संभल कर रहना।